नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है राज्य वित्त आयोग, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार में जो लोकसभा के वर्तमान में चुनाव हुए 2024, बिहार में जाति जनगणना, धर्म के आधार पर जनसंख्या, साथ ही इसमें अब मैं आपको जो बिहार में महिला आरक्षण है और जो राज्य सूची के विषय होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो आइए, चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा। जो भी बीपीएससी से संबंधित एग्जाम्स होते हैं या अदर पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, साथ ही एसएससी और बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए ये चैनल आपको प्री और मेंस की साथ में तैयारी कराती है और साथ में आपको पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करा देती है प्री के लिए और मेंस के लिए। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं और देखते हैं कि वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेंगे राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 243I, और इसके तहत राज्य वित्त आयोग का गठन की बात की गई थी। इसका प्रावधान आया था और राज्य वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। आपसे प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, वैधानिक, संवैधानिक, इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि राज्य का जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है अनुच्छेद 243I में, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और कब? हर 5 साल में बनाया जाता है। राज्य वित्त आयोग के कार्यों की बात करें तो राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों को राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत और नगर पालिका है, इसके बीच में जो बांटते हैं, साझा करता है, वो कार्य है राज्य वित्त आयोग का। साथ ही स्थानीय निकायों को राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान देने के सिद्धांत तय करना भी इसी का कार्य है। राज्य वित्त आयोग ही पंचायतों, नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उपाय भी सुझाता है। अभी जो बिहार में 7वां राज्य वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं श्री अशोक कुमार चौधरी। इस तरह से हमने राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ा, आगे प्रैक्टिस भी कर लेंगे पीवाईक्यू में। अब महाधिवक्ता की बात करते हैं। तो महाधिवक्ता कौन होता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं किसी भी राज्य में, और यह जो है वो राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। साथ ही उच्च न्यायालय में अगर कोई केस आता है सरकार के खिलाफ, तो सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो महाधिवक्ता ही करता है। अब इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में है, और जो अनुच्छेद है वो 165 है, 165। इसी में ये कहा गया है कि हर राज्य में एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा, और नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। योग्यता क्या है महाधिवक्ता बनने की? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है, वही महाधिवक्ता बनने की भी योग्यता है। इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं और कार्यकाल भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। जब राज्यपाल चाहेंगे तो हटेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं हटेगा। राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है इनको, और बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो महाधिवक्ता है वो कार्यवाही में भाग लेता है, बोल सकता है, मतदान तभी करेगा जब वो चुन के आता है जनता के प्रतिनिधि के रूप में। चूंकि वो जनता का प्रतिनिधि ना होकर राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है, इसलिए उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। अगर बिहार में वर्तमान महाधिवक्ता की बात करें तो उनका नाम है प्रशांत कुमार शाही। अब हमने राज्य वित्त आयोग और महाधिवक्ता को पढ़ लिया है, अब आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जब भी संवैधानिक निकाय आएगा, आप समझ लेना संविधान में उसका वर्णन है। इसको जो है वो राज्य चुनाव आयोग भारत के संविधान के 73वें संशोधन द्वारा निर्मित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना संविधान और बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार 30 मार्च 1994 को की गई थी। बिहार में कब की गई थी? 30 मार्च 1994 को। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी जो नाम है वो है दीपक प्रसाद, जो वर्तमान में राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं बिहार के, दीपक प्रसाद, नाम याद रखिएगा। अब हम बिहार में वर्तमान चुनाव की बात करते हैं। मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। आपको पता है कि बिहार में जो कुल सीटें हैं लोकसभा की वो 40 हैं, जिसके लिए चुनाव होता है। और इस बार जो 2024 में चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें एनडीए जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, उसने 30 सीटें जीती है अपने पार्टियों के साथ मिलकर, और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एक पार्टी जो है एलजेपी,
आरवी रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने अपने कोटे के सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करी और 100% सफलता प्राप्त की है। बीजेपी और जेडीयू दोनों को 12-12 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 2019 के मुकाबले दोनों दलों की सीटों में कमी आई है। ये हमने राज्य चुनाव आयोग और बिहार में वर्तमान चुनाव के बारे में जानकारी ली। अब हम देख लेते हैं बिहार में जाति जनगणना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है ये, और धर्म के आधार पर भी क्या जनगणना है, इस पर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको पूरा किया और अब तो नीतीश साथ में है। जाति सर्वेक्षण की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा 2023 में जारी किया गया। कुल जनसंख्या जो बताई गई वो 13.07 करोड़ बताई गई बिहार का, और बिहार पहला राज्य है जिसने इस तरह का विस्तृत जाति सर्वे कराया है भारत में। जातिवाद प्रतिशत की बात करें तो जो ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वो 36.01% है। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है वो 27.12% है। तो कुल ओबीसी और ईबीसी को जोड़ दें तो 63.13% हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग जनसंख्या का है वो यही है, ईबीसी प्लस ओबीसी। एससी की बात करें तो वो 19.65% है, एसटी की बात करें तो 1.68% है, और जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो 15.52% है। अब जो जनगणना है उसको आप 13.0707 करोड़ याद रखिए। इन सबका अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। परसेंटेज को एक बार चेक कर लीजिएगा। धर्म के आधार पर जनसंख्या की बात करें तो हिंदू जो है वो 81.99% है, लगभग 82% हो गया पूरा। मुस्लिम जो है वो 17.70% है, और अन्य जिसमें जैन, पारसी और बौद्ध सभी आते हैं और सिख भी आते हैं, वो सब मिला के 0.31% है। ये धर्म के आधार पर जनसंख्या है। इसलिए हमने इस तरह से हमने बिहार में जाति जनगणना पढ़ ली और धर्म के आधार पर जनसंख्या को भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। तो थंबनेल है उसमें मैं बिहार में महिला आरक्षण वाला वो कोटेशन या टैग डालना भूल गया, लेकिन मैंने इसको अंदर पढ़ा दिया है। ये बिहार में प्री और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के विषय में। तो आप देख लीजिए बिहार में महिला आरक्षण की क्या स्थिति है। तो बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। यहाँ क्षैतिज क्या है? क्षैतिज का अर्थ है कि यह प्रत्येक श्रेणी यानी कि एससी में, एसटी में, ओबीसी, जनरल के भीतर सभी में हर कैटेगरी के अंदर 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है यह प्रावधान। मतलब अगर एससी की 100 सीट है तो 35 सीट महिला एससी को जाएगा। एसटी में अगर है 35 तो 35 सीट, 100 है तो 35% यानी कि 35 सीट एसटी महिला को जाएगा। इस तरह से सब में है तो 36 है, पूरी तरह से 35% मिलेगा सब। यह 35% आरक्षण अब विशेष रूप से बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए ही मान्य है, जो 8 जुलाई 2025 से लागू है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। यह आरक्षण बिहार पुलिस में जो 35% आरक्षण है वो बिहार में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जाता है, क्योंकि अभी तक पुरुषों का बोलबाला था, अब 100 में 35 जो होंगी पुलिस में भी महिलाएं नजर आएंगी। आगे चलते हैं। अगला जो है राज्य सूची का विषय है। इसको हम अलग से भी पढ़ सकते थे इंडियन पॉलिटी में, लेकिन मैंने चूंकि बिहार स्टेट की तैयारी में यहाँ पे करा रहा हूँ तो मैंने इसको यहाँ रखना सही समझा। तो राज्य सूची के विषय के बारे में जानकारी लें तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची 7वीं अनुसूची में जो है वो तीनों सूचियां हैं, जिसमें से राज्य सूची है, और राज्य सूची में टोटल 61 विषय है। जब मूल निर्माण हुआ था इसका अनुसूची में तो 7वीं अनुसूची का, तो उस समय 66 विषय थे। तो जो प्रमुख हैं वो हैं पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, जेल और भूमि। और जो 42वां जो संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट था 1976, उसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती में डाल दिया गया। मतलब दोनों कानून आ सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। इसलिए पहले 66 था और अब 61 है। तो जो 61 है टोटल राज्य सूची में, उसमें जो मुख्य है वो है पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, जेल और भूमि। और जो 5 विषय हटाए गए थे और हटा के राज्य से समवर्ती में डाले गए थे वो 5 विषय हैं: शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव संरक्षण, न्याय, प्रशासन। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है या राज्य का है या केंद्र सूची का है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो अपवाद हैं ये 5 विषय इसी से पूछ देगा। विशेष परिस्थितियों में जैसे राज्यसभा प्रस्ताव अगर पारित करे जो कि अनुच्छेद 249 में वर्णित है, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब अगर कहीं पर कंट्राडिक्शन होता है, डिस्प्यूट होता है किसी भी सूची में, राज्य सूची या समवर्ती सूची में बात आती है, तो फिर केंद्र के पास अधिकार हो चला जाता है कि वह कानून इस पर बना सकती है, संसद बना सकती है।
प्रमुख विषयों की बात करें जो राज्य सूची में है तो उसके अंदर जो मेन विषय है तो उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुलिस आता है, जो राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना जिसका कर्तव्य है। फिर कृषि और सिंचाई आता है, फिर स्थानीय स्वशासन आता है जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतें आती हैं। फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता आता है। फिर कारागार, जेल आता है जिसमें सुधार गृह और पोस्टल संस्थाएं आती हैं। व्यापार और वाणिज्य आता है, और करों से संबंधित विषय जिसमें भू राजस्व, कृषि आय पर कर लगना, बिजली की खपत, बिक्री पर कर लगना और मनोरंजन कर भी आते हैं। मनोरंजन कर किस सूची में आता है? राज्य सूची में। ये पूछा गया है कई बार। तो इस तरह से हमने राज्य सूची के विषयों के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बिहार में जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार राज्य में ईबीसी और ओबीसी संयुक्त की आबादी कितनी है? 63%। बिहार में जाति आधारित जनगणना जो गणना हुई है वो 2023 में एससी का प्रतिशत कितना है? 19.65। ऊपर पढ़ा चुका हूं ये सब। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243I। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 165। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के लिए का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के 243 के ये पूछा गया है प्रश्न। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। ये भी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक में पूछा गया है 2022 में। मैंने यहाँ बिहार सरकार ने सभी स्तर की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण कब लागू किया है? 2016 में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? माफ कीजिएगा, मैं दोबारा से प्रश्न पढ़ देता हूं। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33%। अब हम आईएएस, पीसीएस या बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं या संभावना है। इसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न डाले हैं जो कि आपका पंचायती राज्य निर्वाचन आयोग से, वित्तीय संघवाद से, अनुच्छेद 243(1) जो वित्तीय स्थिति है पंचायतों की उससे, जाति आधारित जनगणना पे, सर्वेक्षण पे, फिर जो महिला आरक्षण है उस पे, गठबंधन की राजनीति पे, ये सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने हैं। जहां तक हो सके आप मेरे कंटेंट का सहारा लीजिए या अपने जो भी आपने पढ़ाई की है किताबों में उससे आप आंसर राइटिंग कीजिए। जब एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा प्री मेंस का, जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपको मैं हर टॉपिक पे 500-600 शब्दों में एक फॉर्मेट बना के दूंगा जिसमें आप पॉइंट वाइज देखोगे और आराम से उसका आंसर राइटिंग कर पाओगे। कहीं से भी आएगा मेंस का प्रश्न, आप लिख पाओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को 3-4 बार देखिए, आगे बढ़िए, आपको सारी चीज़ें यहीं पे कराई जाएंगी, कहीं और जाना नहीं पड़ेगा आपको। इस तरह से बिहार का जो राजनीतिक व्यवस्था पर हम पॉलिटी की चर्चा कर रहे थे वो यहीं पे समाप्त होती है। और अगला वीडियो जो आएगा वो हम बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की बात कर लेंगे जो नया वाला है इस साल वाला, कि मैक्सिमम प्रश्न वहीं से आपको आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपसे गुजारिश है कि आप बीपीएससी पाठशाला अमित चौहान को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए। आगे भी वीडियो में लाता रहूँगा और बीपीएससी की 72वीं की भी प्री और मेंस की पूरी तैयारी मैं इसी वीडियो पे यहीं पे आपको करा दूंगा, इसी चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही है। आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।